हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे जैसे कि हम हर लेक्चर के अंदर करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गोल्डन रूल क्या है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर सकते हो, या फिर अगर आप एक साथ दो या दो से ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरीके से कंटिन्यू करनी है, एक साथ टाइम कैसे मैनेज करना है। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स में आम तौर पे होता ही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, सक्सेस रेट कम होता है, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो थोड़ा डर जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको। तो सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, आप अपना ट्राई करो, अपना 100% एफर्ट के साथ ट्राई करो उस पेपर के लिए एंड प्रिपेयर करो, अटेम्प्ट दो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। ठीक है, आपका काम इतना है कि आपने अपना 100% एफर्ट देना है। ठीक है, अब हर एग्जाम को एग्जाम अगर आप कोई लिख रहे हो, कोई अपेयर हो रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तो हर एग्जाम के लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल आपको चाहिए होती है और आपको बेसिकली उसी स्किल को एनहांस करना है। जैसे हर एग्जाम का अलग तरीका होता है स्टूडेंट की स्किल्स को चेक करने का, एनालाइज करने का। जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं इंटरव्यू बेस्ड, कुछ एग्जाम्स होते हैं सब्जेक्टिव, कुछ एग्जाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे और एनालाइज करते भी हैं कि हर एग्जाम में आपको क्या स्किल चाहिए होती है। जैसे अलग अलग एग्जाम्स में आपको अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं। मैं ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एंड जुडिशरी एग्जाम की बात करूंगी। यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। पेपर 1 जनरल जो सबके लिए होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आप दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर्स जब एनालाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, क्योंकि इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आमतौर में पेपर में। ठीक है, तो यही स्किल आपको चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ। ठीक है, जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ तो प्रिलिमिनरी और एक मेंस का पेपर होता है और बाद में इंटरव्यू होता है। 3 स्टेजेस में ये पेपर होता है। तो जो प्रिलिमिनरी पेपर होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज किस तरीके से सॉल्व करने हैं, क्या पैटर्न है प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, आपको ये सारी चीजें एनालाइज करनी है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी स्किल बेटर करनी है अपने अंदर। ठीक है, अगर आप एमसीक्यूज में कमजोर हैं, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप सब्जेक्टिवली बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। या तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, या आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं लेकिन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, आपको उतने ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी उस पेपर के लिए भी और उन क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड भी। आपको फोकस किन चीजों पे करना है। सबसे पहले आप एक पेपर, एक एग्जाम जो भी आप देना चाहते हैं, आप उसको टारगेट करिए। आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद आप एनालाइज करिए उसका सिलेबस। एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही तो आप एक एग्जाम को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप ऑब्वियस है एलिजिबिलिटी तो आपको देखनी ही होगी। जैसे मेजरली जो एलिजिबिलिटी होती है मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की होती है 30 ईयर्स। फिर कुछ एग्जाम्स की 32 ईयर्स भी होती है, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट की मैं बात कर रही हूँ। कुछ एग्जाम्स आप सिर्फ 30 साल तक की उम्र तक ही दे सकते हो, कुछ एग्जाम्स आप 32 ईयर्स तक दे सकते हो, कुछ एग्जाम्स आप 40 ईयर्स तक भी दे सकते हो। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली अपना वो एरिया सेट कर सकते हैं कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ओके, एग्जाम आपने फिक्स कर लिया, उसके बाद आप एनालाइज करोगे उसका सिलेबस। सिलेबस एनालाइज करने का तरीका, सारा चीजें देखो कि भाई क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, कितना डिटेल में चीजें पूछी गई हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आपकी नजरों के सामने होना चाहिए, पूरा सिलेबस। प्रिंट आउट ये सब नहीं चाहिए। आप आपको एक डिजिटल फॉर्म में सिलेबस नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट चाहिए, आपकी नजरों के सामने होना चाहिए वो सिलेबस, जिसमें आप टिक मार्क या मार्क कर सको कि कितना सिलेबस आपका कवर हो चुका है और कितना बचा है। नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जहां पे भी अवेलेबल हैं सब जगह के निकालो और उसको लगाओ, उसको देखो, ऑब्जर्व करो कितने
सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लाइक होता है ना, अगर मैं मेजरली बात करूं इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के, लाइक इन एग्जाम्स को छोड़ के, यूजीसी नेट एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम की अगर मैं बात ना करूं, अदर एग्जाम्स की बात करूं, तो अदर एग्जाम्स में 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेन है ही, कि 4 सब्जेक्ट्स हर एग्जाम में आ ही रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूं रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके और करंट अफेयर्स दोनों आ जाएगा, इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको बचपन से ही बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मेजरली हमारे इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें यही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और इन्हीं के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो आपको अपने इन्हीं सब्जेक्ट्स को और अच्छे से फोकस करना है। अब यहाँ पे लेवल के अकॉर्डिंगली इन सब्जेक्ट्स का लेवल भी आता है। अब आप सपोज अगर 10th के बेसिस पे किसी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स का लेवल भी उसके अकॉर्डिंगली आएगा। अगर आप 12th पास के अकॉर्डिंगली किसी एग्जाम में अपियर होते हैं तो उसका लेवल 12th का आएगा। एंड अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अपियर हो रहे हैं किसी एग्जाम में और उनका सिलेबस ये है, इन सब्जेक्ट्स का है, तो यहाँ पर लेवल आपका उसके अकॉर्डिंगली आएगा, आप किस लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने जैसे बताया एलिजिबिलिटी आप अपनी चेक करें, एनालाइज करें सिलेबस, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढ के निकाल लें। उसके बाद एक एक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए आप कि हर सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट हो रहे हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो दैट मीन्स वो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, पेपर का पैटर्न, ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी सिलेबस और प्रीवाईक्यूज को एनालाइज करने से। ठीक है, इसका मैं फॉर एग्जांपल भी कैसे बताऊंगी, लाइक यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में ही अगर मैं बात करूं, सो जैसे मैंने बोला था ये वीडियो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी यूजीसी नेट एग्जाम एंड जुडिशरी के लिए। सो अगर मैं यूजीसी नेट एग्जाम में सिर्फ पेपर 1 की बात करूं, तो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। ठीक है, ये टोटल 10 यूनिट्स आती हैं पेपर 1 के अंदर। अब इन 10 यूनिट्स में से क्या आपको सारी ही करके जानी है पेपर के अंदर? सारी करके जाना जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग से डरते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं आता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, हर स्टूडेंट्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग बोलते हैं ना, अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं और अलग अलग वीकनेसेस होती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से ही आप प्रिपेयर करोगे अपने एग्जाम के लिए। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको पता चलेगा लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा टॉपिक छोड़कर नहीं जाने। ऐसे ही सिलेबस को एनालाइज करने से आपको ये भी पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। हर पेपर में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो सिलेबस पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहे, आउट ऑफ सिलेबस भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल रिसर्च एप्टीट्यूड का अगर आप पूरा पेपर 1 को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा प्लैगरिज्म, जो टेस्ट दे रखे हैं पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद रिसर्च एथिक्स के रिगार्डिंग, हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग, सैम्पलिंग के रिगार्डिंग, या रिसर्च के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं रिसर्च, या फिर आईसीटी को मिक्स कर दे अगर हम रिसर्च के साथ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम कंबाइन कर दे रिसर्च के साथ, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके आपको पता चलेगा लाइक कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन का। ठीक है, कितने टाइप्स में हो जाता है, एक सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस। इन टाइप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही की है। ठीक है, वही एक चाबी है जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी। तो एक रास्ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने एनालाइज कर लिया तो आप सही पाथ पे हो, सही डायरेक्शन पे हो, सही से एनालाइज कर लिया, आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अब अच्छे से पढ़ लो, रेगुलरली सारे चीजें पढ़ ली। उसके बाद सिलेबस पे आओ, सिलेबस में क्या क्या चीजें बच गई हैं, जो भी चीज बच गई है उनको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो। अब कुछ मिथ्स हैं, लाइक ये सोचा जाता है, ये माना जाता है, लोग ये समझते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं वो हर एस्पिरेंट्स, हर जो भी पर्सन अपेयर हो रहा है वो सीरियस एस्पिरेंट ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नंबर 1,
मिथ यही है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हम यही समझते हैं कि भाई वो सीरियस हैं तो भाई वो क्लियर करने के लिए ही अपीयर हो रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ एज एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अप्लाई करते हैं वो एग्जाम, सिर्फ पेपर पैटर्न को जानने के लिए अप्लाई करते हैं, उस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो आप ये मान के मत चलिए कि भाई वो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं या सारी अच्छे ही तैयारी करके आए हैं। फिर दूसरा मिथ है 10 से 12 घंटे पढ़ना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि 10 से 12 घंटे पढ़ने वाला बच्चा ही कोई एग्जाम निकाल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अभी तक कितनी पढ़ाई करी है, कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, कितने नहीं है, उस पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे भी अगर दिन के पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो यहाँ पे आपको टाइम ऑब्वियस है ज्यादा देना ही पड़ेगा। तो पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये सारी चीजें वेरी करती हैं। अब इसके बाद थर्ड में आता है कि कोचिंग या हमें एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा और वहीं पर ही हमारी प्रिपरेशन होगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये जरूरी नहीं है। ये भी एक मिथ है, कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है। ये मिथ है कि कोचिंग की आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन एक्चुअली में सच ये है कि कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। इन जनरल अगर बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है तो वो विदाउट कोचिंग भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कोचिंग में क्यों जाते हैं या कोई इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी वो खुद नहीं बना पाते। कोई डाउट आ रहा है, उनको डाउट क्लियर करने के लिए कोई होता नहीं है, बताने वाला नहीं होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यही सारी चीजों के लिए हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और वहां पे एक अच्छी खासा अमाउंट पे करते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ मिथ ये है कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो जो हाई मार्क्स ऑब्टेन करने वाले बच्चे हैं या जो टॉपर्स हैं वही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेते, तो ऐसा जरूरी नहीं है। एवरेज स्टूडेंट्स भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करे हैं उन्होंने भी। ठीक है। तो ये कई सारे मिथ्स हैं जो आप इन पे बिलीव ना करें, ये भटक जाएंगे आप अपने एम से इन सारी चीजों पे अगर आप बिलीव करेंगे तो। ठीक है। लाइक एक गार्डियन होना, एक आपके ऊपर मेंटर होना वो जरूरी होता है। ठीक है। आप कोई घर में से किसी को भी अपना मेंटर चूज कर सकते हैं। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कोई भी एक टीचर होगा, आप उसको अपना मेंटर चूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने भी अपने YouTube चैनल पर कोई भी मतलब जैसे किसी भी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे डाउट आता है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी और अपलोड करूंगी। एंड अदरवाइज अगर आप इन जनरल जैसे आप पढ़ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स में आपको कुछ छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है। आपने डाउट्स कैलकुलेट कर लिया तो 15-16 डाउट्स आ गए आपको। अब आप एक ही बारी मेरे को कांटेक्ट करके एक बारी में वो 15-16 डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी मैकेनिज्म मैंने स्टार्ट करा है, कम से कम फीस देकर आप वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सो कभी कभार ये स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है तो वो मैंने स्टार्ट करा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और अदरवाइज यूट्यूब तो है ही। आप कोई छोटा मोटा एक आधा डाउट है तो डेफिनेटली मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करूंगी। एंड अदरवाइज अगर ज्यादा डाउट्स हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपके रिजॉल्व करने का जरूर ट्राई करूंगी। ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सारी चीजें तो आपको समझ में आई गई होंगी होपफुली। अब कई स्टूडेंट्स के डाउट ये भी रहते हैं कि हमें एक से ज्यादा एग्जाम के लिए एक साथ प्रिपेयर करना है। लाइक यूजीसी नेट के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्स है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सिलेबस की अगर बात करो तो यूजीसी नेट एग्जाम, जैसे लॉ, मेरा सब्जेक्ट है लॉ, लॉ सब्जेक्ट के अंदर जो जो सिलेबस है वो क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद कंपैरेटिव लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, इसके बाद आ जाता है फैमिली लॉ, कमर्शियल लॉ, ठीक है, आईपीसी, क्रिमिनल लॉ। ये सारे सब्जेक्ट्स जुडिशरी में भी हैं। बट यहाँ पर अप्रोच क्या है पेपर का, पेपर में किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो यूजीसी नेट एग्जाम का पर्सपेक्टिव जो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिफरेंट है और जुडिशरी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है एकदम। तो इसीलिए वैसे मैं बोलूं तो दोनों की प्रिपरेशन एकदम डिफरेंट है, एक साथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो आप स्टिक रहिए, पहले एक ही पेपर की प्रिपरेशन करिए और वहां पे पहले सक्सेस मिल जाए आपको, उसके बाद आप दूसरे पेपर पे जाइए। ठीक है। लेकिन अगर आप एक साथ 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिमिलर
एग्जाम्स को चूज करिए, लाइक बिल्कुल जो सिमिलर हैं आपस में, जहाँ पर सिलेबस भी ओवरलैप हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी ओवरलैप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट एंड जुडिशरी, दोनों का थोड़ा बहुत सिलेबस ओवरलैप तो हो ही रहा है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो मैच करते ही है ना फिलहाल। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि उन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़कर जुडिशरी के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करके फिर नेट के लिए जो एमसीक्यूज अवेलेबल है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो अवेलेबल है वो भी सॉल्व करिए। तब तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है, क्योंकि आप दोनों प्रिपरेशन एक साथ करें दोनों एग्जाम्स की, तो आपको दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने होंगे, दोनों के ही आपको सिलेबस एनालाइज करना होगा। वो सारी चीजें करने के बाद फिर आपको मॉक करने होंगे उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही। अगर आप इतना टाइम डेडिकेट कर सकते हो तो ही आप दो एग्जाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर करें। अदरवाइज अगर आप कोई भी दो एग्जाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर करते हैं और उन दोनों एग्जाम्स के सिलेबस में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है तो फिर बेकार है। फिर तो वो वाली बात है कि दो नाव में आप अगर पैर रखोगे तो फिर आप डूबोगे ही। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक जुडिशरी के लिए अगर आप अपेयर करना चाहते हैं तो कम से कम स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट यही करते हैं कि 3 से 4 या 4 से 5 स्टेट्स में वो अप्लाई करते हैं, एक स्टेट के ऊपर ही बेस नहीं रहते वो। कई बार ऐसा भी होता है उस स्टेट में 1 साल वैकेंसी आई, अगले 2 साल वैकेंसी नहीं आई, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपकी एज लिमिट भी खत्म होने लग जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा अपना टारगेट ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स का बनाओ कि जितनी ज्यादा, सबसे पहले आप एनालाइज करो कि कितनी ज्यादा स्टेट्स की आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आप देखो सिलेबस में ओवरलैपिंग कितनी है, कितने सब्जेक्ट्स कॉमन है, उन कॉमन सब्जेक्ट्स को पहले अच्छे से फोकस करो। उसके बाद हर स्टेट के जो लोकल लॉज हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए, जुडिशियल एग्जाम्स के लिए। तो उन लोकल लॉज को भी बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, वो भी आपको एक एज दिला सकता है, क्योंकि जितने मेजरली स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं वो लोकल लॉज को कवर करके नहीं जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ओके, वो मेजर लॉज या मेजर सब्जेक्ट्स को तो कवर कर लेते हैं, माइनर को भी कर लेते हैं, बट लोकल लॉ को स्किप कर देते हैं, अरे छोड़ो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। बट यही आपको एक एज दिलाएगा। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, सिलेबस बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाओ एंड पूरा अपना 100% एफर्ट दो। एंड मेरा तो यही मानना है कि जैसे बोलते हैं ना, मछली की आंख दिख रही है, उसके अलावा अगर आपको दिखे कोई और ऑप्शन है तो आप जो एक ऑप्शन पे पहले चल रहे हो ना, जो एक रास्ते पे पहले चल रहे हो, आप उसको भी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप स्पेसिफिकली दो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो एक साथ, एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, लाइक अभी मैं बात करूं यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, अभी लास्ट डेट फिर से एक्सटेंड हो गई है ना, एंड जून में फिर से एग्जाम हो गई। तो यहाँ पर जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो भी बहुत ज्यादा पास है। ओके, एंड साथ ही साथ आप जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है आपका बैकअप क्या है, भाई जुडिशरी तो मैं निकाल लूंगा, ये तो बहुत ईजी है मेरा, लेकिन यहाँ पे जो करीबी आपकी अपॉर्चुनिटी है आप उसको खो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको बैकअप पता है, आपका बैकअप सेट है। तो वो बच्चे जिनका बैकअप नहीं होता ना, वो और अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं या और अच्छे एफर्ट्स लगा पाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो बैकअप ना होना भी एक बेटर तरीका होता है या बेटर चीज होती है। लाइक ये भी हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बैकअप नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बैकअप नहीं होता इसीलिए वो बेटर परफॉर्म कर पाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप ऐसे हैं कि बैकअप नहीं है तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, या बैकअप है तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसी का सिमिलर कोई एग्जाम या कोई अपोजिट एग्जाम भी अगर आप चूज कर रहे हैं तो अपोजिट चूज करेंगे तो ऑब्वियस आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। सिमिलर एग्जाम चूज कर रहे हैं, आपका विजन क्लियर है एकदम, तो सिलेबस में ओवरलैपिंग है, तो आपको ही एफर्ट में आपको ही इजी हो जाएगा सक्सेस को पाना। ओके, सो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, एक रोड मैप आपको मिल गया होगा, एक गाइडलाइन आपको मिल गई होगी कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। सो अगर आपको कोई डाउट आता है यूजीसी नेट एग्जाम या कोई भी अगर लॉ एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आपका डाउट आ रहा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। एंड अगर आपको कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को बता सकते हैं, मैं शॉर्टली आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। एंड लाइक आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाते होंगे तो 400 500 तो आप ऐसे ही खर्च कर देते होंगे, है ना।
सो मैंने अंडर 400, 500, 300 ऐसे प्राइजेस के अंदर निकाला है डाउट क्लासेस, लाइक 1 to 1.5 आवर की डाउट क्लास आप मेरे से ले सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है। और अदरवाइज करंट अफेयर्स का तो ऑलरेडी कुछ कंटेंट अवेलेबल ही है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि कई एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स भी आता ही है। जुडिशरी के अंदर नहीं आता है, यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर नहीं आता है, बट जिसके अंदर आता है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर किसी स्टूडेंट को इन चीज़ों के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए या वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, शेयरिंग इज केयरिंग, भूलना नहीं। ओके, सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।